चैप्टर नंबर 10 के अख्ताम के साथ ही इलेक्ट्रोडायनेमिक्स ख़त्म हो गई। और हमारा जो प्रॉब्लम था जहाँ से हमने स्टार्ट की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी वन, वो ये था कि गिवन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लिखनी है। अगर आपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई तो फोर्स आ गई, फोर्स आ गई तो एक्सीलरेशन आ गया, एक्सीलरेशन आ गया तो आपके पास वेलोसिटी और डिस्टेंस और सर्टेन टाइम के बाद पार्टिकल की ट्रेजेक्ट्री आ गई। तो अब वो प्रॉब्लम कि आपके पास चार्ज कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा, स्टेशनरी हो या वेलोसिटी से मूव कर रहा हो या फिर उसकी वेलोसिटी वेरिंग हो, वो सारे हमने केसेस देख लिए और एट द एंड हमने एक्सप्रेशन और लॉरेंस फोर्स लिख ली। अब है कि आपके पास रिलेटिविस्टिक इलेक्ट्रोडायनामिक्स के लिए पहले हमने रिलेटिविटी पढ़नी है। अगर टाइम रहा तो रिलेटिविटी पढ़ने के बाद हम रिलेटिविस्टिक इलेक्ट्रोडायनामिक्स की तरफ जाएंगे। तो ये कुछ लेक्चर में सिर्फ आप स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी देखोगे, और ये जो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे वो सिर्फ इलेक्ट्रोडायनामिक्स में नहीं बल्कि फिजिक्स की सारी फील्ड्स में एज इट इज़ एप्लीकेबल होगी। लेकिन जो फिनोमेना डिस्कस करेंगे वो स्पेशली इलेक्ट्रोडायनामिक्स के होंगे। तो फर्स्ट टॉपिक है हमारा आइंस्टाइंस पोस्टुलेट्स। क्लासिकल मैकेनिक्स में जब ये थ्योरी डेवलप हुई थी तो उस वक्त 19 सेंचुरीज में प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी मौजूद था जो कि मैकेनिक्स में अप्लाई होता था। क्लासिकल मैकेनिक्स में अगर ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे के रिस्पेक्ट से मूव हो रहे हों तो इस तरह की प्रॉब्लम्स को डील करना स्टूडेंट्स को, साइंटिस्ट को आता था कि लॉज क्लासिकल मैकेनिक्स ओबेज द प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी, द सेम लॉज अप्लाई इन एनी इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम। तो क्लासिकल मैकेनिक्स जो लॉज से और प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी को होल्ड करते थे, और वो ये था कि आपके पास जो लॉज हैं वो सेम है इनर्शियल किसी भी इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम में, वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा हो या फिर स्टेशनरी हो। इनर्शियल हम कह देते हैं कि सिस्टम एज एट रेस्ट और मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी। लेकिन द लॉज ऑफ मैकेनिक्स सेम नहीं थे एक्सीलरेटिंग रेफरेंस फ्रेम में। आप इमेजिन करें कि अगर आपके पास एक ट्रेन है और वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है, तो आप उसमें लोड कर देते हैं एक बिलियर्ड बॉल, और बिलियड बॉल में अगर आप उसे प्ले करते हैं तो आपको अपनी ट्रेजेक्टरीज जो हैं, अपनी शॉट्स जो हैं, वो करेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है अगर आपकी ट्रेन कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है। और अगर आप साइड से कर्टन लगा दें तो आप फील भी नहीं करेंगे कि आपकी ट्रेन जो है मूव कर रही है। लेकिन अगर वही ट्रेन की वेलोसिटी बढ़ने लग जाए या फिर कम होने लग जाए, यानी कि एक्सीलरेट करने हो जाए, तो फिर आप जो आपको अपनी जो शॉट्स हैं वो करेक्ट करनी पड़ेंगी, और जो ट्रेजेक्टरीज रहेंगी बॉल्स की, बिलियर्ड बॉल्स की, वो नॉर्मल नहीं रहेंगी। ठीक। तो लॉज तो यहाँ से हमें इंडिकेट होता है क्लियरली कि द लॉज ऑफ मैकेनिक्स आर नॉट द सेम इन एक्सीलरेटिंग रेफरेंस फ्रेम। तो एक क्वेश्चन यहाँ पे एक अराइज होता है कि जो या सिर्फ क्या सिर्फ जो प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी है क्लासिकल मैकेनिक्स तक ही महदूद है या फिर इलेक्ट्रोडायनेमिक्स पे भी अप्लाई होता है। बजाय इसका आंसर लगता है कि नहीं, ऐसा मुमकिन नहीं है। वैसे कि अगर आप इमेजिन करें कि एक ट्रेन पे चार्ज है, तो आप अगर उसी चार्ज को ऑब्जर्व करें ग्राउंड से तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट से वो चार्ज मूव हो रहा होगा। वो मूविंग चार्ज इंड्यूस करता है मैग्नेटिक फील्ड। और अगर आप उसे ऑब्जर्व करें ट्रेन से तो ट्रेन पे वो कोई मैग्नेटिक फील्ड शो नहीं करेगा क्योंकि ट्रेन के रिस्पेक्ट से वो मूव नहीं हो रहा। तो बजाय इसका जो है आंसर नहीं था। और एक और चीज़ कि आपके पास जो भी इलेक्ट्रोडायनेमिक्स इक्वेशंस हैं, ख़ास तौर पे जो लॉरेंस फोर्स से स्टार्ट होती हैं, वो इम्प्लिसिटली इमेजिन उन्होंने प्रीसपोज किया हुआ है कि यहाँ पे कोई एक रेफरेंस फ्रेम है जो कि यूनिवर्सल है, उसके रिस्पेक्ट से वेलोसिटीज मेजर किए जाएंगे। जैसे कि लॉरेंस फोर्स एफ इज इक्वल टू क्यू इंटू ई प्लस वी क्रॉस बी, तो वी ये कहाँ से आया है, इसका कोई रेफरेंस नहीं है। तो एक इम्प्लिसिटली ये इमेजिन किया गया है, यहाँ पे प्रीसपोज किया गया है कि यहाँ पे कोई एक स्टेशनरी रेफरेंस फ्रेम मौजूद है। ठीक है, यूनिक स्टेशनरी रेफरेंस फ्रेम जिसके रिस्पेक्ट से चार्जेस की जो वेलोसिटीज है मेजर की जाएंगी। इसको हम थोड़ी देर बाद देख सकते हैं। तो ये दो चीज़ें देखने के बाद कि आपके पास जो लॉज ऑफ ये ट्रेन पे अगर चार्ज मूव हो रहा है तो आपके पास जो आप उसे ऑब्जर्व करोगे ग्राउंड से और ट्रेन से, आपके पास डिफरेंट ऑब्जर्वेशन आती हैं। लेकिन एक कोइंसिडेंस अपेयर होता है जो हमें शो करता है कि नहीं, ये जो है ना जो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में की जो प्रॉब्लम है वो बेशक आप रेफरेंस लें ग्राउंड से या फिर रेफरेंस लें आप ट्रेन से, वो बिल्कुल सेम है। वो इसको ये साइंटिस्ट बहुत कोइंसिडेंस कहते हैं। तो प्रॉब्लम वो ये देख लें वो ये है
कि अगर ट्रेन है और ट्रेन पे आपके पास एक लूप है, आप जैसे यहाँ पे शो की गई होल्ड की गई है, और ट्रेन की रेल के दोनों तरफ जो है एक मैग्नेट, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट रखा गया है। तो जैसे ही जो लूप है वो इन मैग्नेट में से पास करेगी, तो फ्लक्स रूल के मुताबिक जो इस लूप में से फ्लक्स चेंज होगा और इसमें इंड्यूस होगी ईएमएफ, जो कि इक्वल इसके इक्वल है, एप्सिलॉन इज इक्वल टू माइनस डी फाइव डी टी। अच्छा, ये प्रॉब्लम ये इंड्यूस क्यों हुई? तो आपको याद होगा कि ये कंडक्टर है, लूप, लूप में चार्जेस हैं, और चार्जेस अगर रखे जाएं मैग्नेटिक फील्ड में, तो उन पे ऊपर एक मूविंग चार्ज अगर आप रखा जाए मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, उसकी चार्ज की कोई वेलोसिटी हो, तो उसमें इंड्यूस होती है फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स इंड्यूस होती है। तो मैग्नेटिक फोर्स की वजह से चार्जेस जो है मूव करने लग गए। ठीक है, टोटली ये मैग्नेटिक फिनोमेना कि मूविंग चार्ज जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड में आएगा तो उसके ऊपर फोर्स रहेगी। और इसी तरह अगर आप ट्रेन के पर्सपेक्टिव से देखें, तो ट्रेन में आपको नज़र आएगा कि आपके गिर्द से साइड से एक मैग्नेट फ्लाई करके गया। ठीक है, अगर आप इसी तरह इसको इमेजिन करें कि आपके पास ट्रेन का आपका रेफरेंस फ्रेम है, और मैग्नेट जो है साइड से आपके मूव हुआ है, तो मैग्नेट की मूवमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी स्पेस में, मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने की वजह से वो इंड्यूस करेगी इलेक्ट्रिक फील्ड। और जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रही है, इंड्यूस हुई है, वहाँ पे अगर कंडक्टर पड़ा हुआ है जैसे कि इस केस में है लूप, तो उसमें एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाती है। ये हम इसे कहते हैं फैराडेस लॉ। ठीक है, तो ये बिल्कुल जो फिनोमेना है इलेक्ट्रिक है। पहला फिनोमेना मैग्नेटिक था, दूसरा इलेक्ट्रिक है, लेकिन ईएमएफ दोनों की बिल्कुल सेम है। जो ये मैग्नेटिक फिनोमेना आपको ईएमएफ देगा, वही ये फैराडेस लॉ आपको ईएमएफ देगा। तो इस चीज़ को कोइंसिडेंस समझा जाता है कि दोनों का एट द एंड रिजल्ट, आप अगर स्टेशनरी फ्रेम, ग्राउंड रेफरेंस फ्रेम लें, और या फिर आप ट्रेन का रेफरेंस फ्रेम लें, दोनों का एंड रिजल्ट बिल्कुल सेम है। इसको कोइंसिडेंस किया जाता था, अदरवाइज ये समझा जाता कि दोनों, एक अच्छा फ्रेम है, दूसरा अच्छा फ्रेम नहीं है। अच्छा फ्रेम वो है जिसमें लॉज ऑफ इलेक्ट्रोडायनेमिक्स वैलिड है, जो कि शायद ग्राउंड ऑब्जर्वर है। और अगर दूसरा जो फ्रेम है जिसमें लॉ ऑफ इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, जैसे कि ट्रेन मूव हो रही है, वो अच्छा फ्रेम नहीं है। ये वाहिद ये एक प्रॉब्लम ये थी, शायद मे भी कुछ और भी हों, कि जिसमें दोनों की प्रिडिक्शन सेम थी। तो इसको सिर्फ कोइंसिडेंस समझाता था, लेकिन आइंस्टाइन ने इसको कोइंसिडेंस नहीं लिया। ठीक है, और उसने एक ये कुछ कंक्लूजन की, वो जिसमें से एक ये है, द ऑब्जर्वर ऑन द ट्रेन इज जस्ट वैलिड एज दैट ऑफ द ऑब्जर्वर ऑन द ग्राउंड। तो जितना वो जिसकी जो थ्योरी की वैलिडेशन जो है, या फिर ऑब्जर्वेशन जो वैलिड है ग्राउंड ऑब्जर्वर की है, एग्जैक्टली वही ट्रेन ऑब्जर्वर की भी वैलिड है। दोनों को किसी एक दूसरे पे कोई फोकस हासिल नहीं है। दोनों की बेशक इंटरप्रिटेशन सेम है, एक फिनोमेना मैग्नेटिक कह रहा है, दूसरा इलेक्ट्रिक कह रहा है, लेकिन एट द एंड उनकी प्रिडिक्शन बिल्कुल एग्रीमेंट है। तो ये वो क्लू था जहाँ से आइंस्टाइन को अंदाज़ा हुआ कि शायद ये भी इलेक्ट्रोडायनामिक्स के पीछे भी रिलेटिविटी है, और ये भी रिलेटिविटी को होल्ड करता है। So Einstein suggests that the phenomena of electrodynamics as well as of mechanics possess no properties corresponding to the ideas of absolute state. तो यहाँ से एक कंक्लूजन किया आइंस्टाइन ने कि एब्सोल्यूट रेस्ट का जो यहाँ पे कोई आइडिया नहीं है, बल्कि मोशन रिलेटिव है। आप अगर आप वही ऑब्जर्वर जो ग्राउंड से ऑब्जर्व कर रहा था फिनोमेना को, और एक ऑब्जर्वर ट्रेन से ऑब्जर्व कर रहा था, उनके मोशन रिलेटिव होने की वजह से तभी दोनों सेम नतीजे पर पहुंचे हैं। लेकिन आइंस्टाइन के जो प्रीडिसेसर थे थॉट ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड एज ट्रेन इन एन इनविजिबल जेली लाइक मीडियम कॉल्ड ईथर। तो ये इमेजिन किया जाता था कि पूरी एक मीडियम है, जैसे कि साउंड को ट्रेवल करने के लिए मीडियम चाहिए होता है जिसे हम एयर कहते हैं। इसी तरह लाइट, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को भी ट्रेवल करने के लिए एक जेली लाइक मीडियम चाहिए होता है जिसे हम कहते हैं ईथर। ये टोटली इनविजिबल है, ठीक है, और पूरे स्पेस में ये फैला हुआ है। तो जो लोरेंट्ज फोर्स में वेलोसिटी ली जाती थी, वो विद रिस्पेक्ट टू ईथर थी। तो जो भी वेलोसिटीज मेजर की जाएंगी चार्ज की, वो विद रिस्पेक्ट टू ईथर मेजर की जाएंगी। इसीलिए जो आपके पास जो ग्राउंड वाला वो था ऑब्जर्वर था, वो स्टेशनरी था विद रिस्पेक्ट टू ईथर। तो इस वजह से वो गुड ऑब्जर्वेशन रेफरेंस फ्रेम था। और चूंकि आपके पास ट्रेन वाला जो ऑब्जर्वर था वो विद रिस्पेक्ट टू ईथर स्टेशनरी नहीं था, तो वो बैड ऑब्जर्वर था। तो ये इस फिनोमेना को बिल्कुल वो जो प्रीडिसेसर थे आइंस्टाइन के, वो बिल्कुल इसी तरह दिखे जाते हैं। उनको इसमें सिर्फ कोइंसिडेंस नजर आता था कि ये फिनोमेना कोइंसिडेंस है, और जो बाकी फिनोमेना है जिसमें वैलिड नहीं है, वो इसकी वजह सिर्फ ये है कि एक अच्छा फ्रेम है और दूसरा अच्छा फ्रेम रेफरेंस फ्रेम नहीं है।
तो अगर आप इसे थोड़ा सा इसके ऊपर सोचें तो सिर्फ ट्रेन मूव नहीं हो रही, बल्कि अर्थ भी मूव हो रही है। आप जो ऑब्जर्वेशन ले रहे हैं वो भी अर्थ पे है, और मे बी सोलर सिस्टम भी मूव हो रहा है गैलेक्सी में, इसमें से, स्पेस में से, और मे बी हमारे पास जो गैलेक्सी है वो भी सेल्फ मूव हो रही है। लेकिन सिर्फ अगर आप अर्थ की स्पीड की बात करें तो अर्थ की स्पीड 50 किलोमीटर पर सेकेंड है विद रिस्पेक्ट टू ईथर, अगर कोई मौजूद है तो फिर हम तो सृष्टि रेफरेंस फ्रेम नहीं है विद रिस्पेक्ट टू ईथर, तो हम जो अर्थ की मोशन को या अर्थ पे जो रेफरेंस फ्रेम है उसको गुड रेफरेंस फ्रेम कैसे ले सकते हैं। अच्छा, इस प्रॉब्लम से जो सारी फोकस थी वो डाइवर्ट हो गई साइंटिस्ट की, कि आप ईथर रेफरेंस फ्रेम को फाइंड आउट करें, या ईथर रेफरेंस फ्रेम को, या फिर आप कहें कि हमारे पास जो अर्थ जो ईथर में से पास आउट हो रही है उसको देखा जाए, और ईथर बेसिकली ईथर विंड को देखा जाए कि उसकी डायरेक्शन क्या है। स्टार्टिंग में ये बड़ा ऑब्वियस लगा था कि आपने ईथर की जो विंड है उसको देखा जाए कि उसकी डायरेक्शन क्या है। ठीक है, ईथर अगर मौजूद है तो उसकी डायरेक्शन क्या है। तो ये आप किस तरह से मेजर करोगे, तो इनिशियली ये सोचा जाता था कि आप कोई भी जो मैक्सवेल इक्वेशन है आप एक्सपेरिमेंटली उसकी मेजरमेंट्स करोगे, और फिर आप देखोगे कि वो प्रिडिक्शन क्या करती है मैक्सवेल इक्वेशन। तो दोनों में जो डिस्क्रिपेंसी होगी वो आपको बताया कि ईथर की स्पीड क्या है या फिर ईथर विंड क्या है। लेकिन कुछ एक्सपेरिमेंट डिज़ाइन करने के बाद ये एक्सपेरिमेंटिस्ट को ये अंदाज़ा हो गया कि इस फिनोमेना को ऑब्जर्व करने के लिए आपको बहुत ही डेलीगेट एक्सपेरिमेंट चाहिए, क्योंकि डिस्क्रिपेंसी बहुत ही स्मॉल होगी और वो आप नहीं देख पाओगे अपने एक्सपेरिमेंट्स में। और स्टार्टिंग पॉइंट उन्होंने क्या लिया, वो सॉरी ये जो जिस चीज़ को हिट किया वो ये था कि प्रिडिक्शन ऑफ इलेक्ट्रोडायनेमिक्स वो थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्पीड। वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्पीड है वैक्यूम में वो 3 × 10⁻⁷ और प्रिज्यूमेबली इसको समझा जाता था कि ये रिलेटिव टू द ईथर है। तो माइकलसन और मोरले ने एक एक्सपेरिमेंट डिज़ाइन किया कि डिस्कवर की जाए स्पीड ऑफ लाइट इन वेरियस डायरेक्शन। कि जैसे कि अगर आपके पास डायरेक्शन स्पीड ऑफ लाइट अगर आप देखें इन द डायरेक्शन ऑफ विंड, तो स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा होनी चाहिए। अगर आप देखते हैं स्पीड ऑफ लाइट ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ विंड, तो वो कम होनी चाहिए। तो अगर आप डिफरेंट डायरेक्शन में स्पीड ऑफ लाइट देखते हैं तो फिर आपको वहाँ से ईथर विंड की डायरेक्शन पता चल जाएगी आराम से। या जो एंगल के जो रिस्पेक्ट से अगर कोसाइन थीटा आप लें ईथर विंड के दरमियान में और स्पीड ऑफ लाइट के वेक्टर के दरमियान में, तो वो होगा cos थीटा। तो जैसे ही आप इन दोनों के दरमियान में एंगल ज़्यादा होगा कम होगा, तो आपके पास स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा होगी, और जैसे परपेंडिकुलर होंगे तो आपके पास विंड की कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगी। लेकिन माइकलसन एंड मोरले ने जो डिस्कवर किया वो ये चीज़ थी कि स्पीड ऑफ लाइट किसी भी डायरेक्शन में ली जाए वो हर डायरेक्शन में सेम है, किसी डायरेक्शन में कोई फ़र्क मौजूद नहीं है। माइकलसन एंड मोरले ने जो एक्सपेरिमेंट इस केस में डिस्कस डिवाइस किया था वो बहुत ही प्रिसाइज था, और जिसने प्रिडिक्शन दी कि हर डायरेक्शन में सेम है तो उस पर सबने बिलीव किया। तो यहाँ से जो अ, एक नई थ्योरी का आगाज़ हो गया जो 20 साल तक चलते रहे। तो यहाँ पे एक माइकलसन एंड मोरले ने इटसेल्फ जो आइडिया प्रपोज किया वो ईथर ड्रैग का था कि समहाउ जो अर्थ है अपने साथ ही जो ईथर को लेके चल रही है। ठीक है, या फिर कहीं या फिर आपके पास कोई शील्ड है जिसने रोका हुआ है अर्थ को बाहर से, या फिर ये साथ ही जो ईथर है अर्थ को लेके चल रहा है। इस वजह से आपको किसी भी डायरेक्शन में लाइट की स्पीड जो है वो डिफरेंट नज़र नहीं आई, बल्कि सेम है। ये जो आइडिया था, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ ऑल अदर वेव्स ट्रेवल टू अ प्रिस्क्राइब्ड स्पीड रिलेटिव टू द प्रोपेगेटिंग मीडियम। तो ये अभी सिर्फ हम जैसे स्कूलों में डिस्कार्ड करते हैं और इसको बड़े हकार तमीज नज़रिए से दिखाया जाता है कि ईथर ये बुरा जो आइडिया था, काफ़ी देर तक साइंटिस्ट में जो है वो फेमस रहा कि ईथर मौजूद है। वो उस वक्त इतना बुरा नहीं था, क्योंकि जब आप कोई भी वेव ऑब्जर्व करो वो बेशक आपके पास स्ट्रिंग में वेव है या फिर वाटर वेव है या फिर साउंड वेव है, सबको मीडियम की ज़रूरत होती है। ठीक है, वो मीडियम के जो पार्टिकल्स हैं वो ऑसिलेट हो जाते हैं, तभी ये वेव जो है प्रोपोगेट की जाती है। तो इसीलिए अर्थ लाइट के लिए भी यही समझ आता है कि इसका भी कोई मीडियम है, मीडियम के बगैर ये प्रोपोगेट नहीं करती जबकि वेव्स। तो ये मीडियम में से मीडियम, और वो मीडियम है हमारे पास ईथर।
बहुत से और आइडियाज़ भी प्रपोज किए गए, 20 साल तक इसके ऊपर काम होता रहा, जिसमें से एक लॉरेंस ने प्रपोज किया कि माइकलसन जो ऑपरेटर था जिससे वो मेजर की गई स्पीड ऑफ लाइट, ईथर ने वो डिफरेंट डायरेक्शन में, एक डायरेक्शन में स्क्वीज कर लिया, एक डायरेक्शन में उसे एलोंगेट किया ताकि स्पीड ऑफ लाइट को सेम रखा जाए। तो एक ये भी प्रपोज किया गया, लेकिन आइंस्टाइन ने इसको देखा माइकल सैमुअल एक्सपेरिमेंट को वो इस तरह से, स्पीड ऑफ लाइट इज सेम इन ऑल डायरेक्शन बिकॉज देयर इज नो ईथर। ठीक है, क्योंकि आपके पास जो स्पीड ऑफ लाइट का सेम होना ये इस निशानदेही करता है कि आपके पास कोई ईथर विंड नहीं है, जबकि ईथर विंड इस वजह से नहीं है कि यहाँ पे कोई ईथर मौजूद ही नहीं है। फिर इन्होंने प्रपोज की जो अपनी फेमस पास्टुलेट्स हैं वो ये, द प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी, द लॉज ऑफ फिजिक्स अप्लाई इन ऑल इनिशियल रेफरेंस सिस्टम। ठीक है, हर रेफरेंस सिस्टम में आपके पास जो लॉज ऑफ फिजिक्स हैं वो सेम है। और दूसरी, द यूनिवर्सल स्पीड ऑफ लाइट, द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज द सेम फॉर ऑल इनिशियल ऑब्जर्वर्स रिगार्डलेस ऑफ द मोशन ऑफ द सोर्स। तो आपका जो सोर्स है वो मूव कर रहा है या नहीं कर रहा, या जिस डायरेक्शन में भी मूव कर रहा है, तो वो स्पीड ऑफ लाइट जो है आपके पास हर डायरेक्शन में सेम होगी। पहली जो है वो द लॉज ऑफ फिजिक्स अप्लाई इन ऑल इनिशियल रेफरेंस फ्रेम, कि आप किसी भी वो कोई भी आपके पास जो रेफरेंस है वो अच्छा या बुरा नहीं है, बल्कि आपके पास सारे रेफरेंस फ्रेम में, जो इनिशियल रेफरेंस सिस्टम में आपके लॉज ऑफ फिजिक्स सेम रहेंगे। ठीक, और आप चार्ज की वेलोसिटी किस रेफरेंस फ्रेम से लेंगे, ईथर से लेंगे? नहीं, ईथर से नहीं लेंगे, बल्कि जो आपने अपने लिए कन्वीनियंट रेफरेंस सिस्टम चूज किया, आप उसके रिस्पेक्ट से जो स्पीड ऑफ जो वो है चार्ज लेंगे, जो लॉरेंस फोर्स में यूज होती है। दूसरा ऑब्जॉर्व करना वो बहुत ही न्यू आइडिया था, द यूनिवर्सल स्पीड ऑफ लाइट वाज रेडिकली न्यू। ये जो रिलेटिविटी तो पहले ही मौजूद थी, हम ये जानते थे कि दो वेलोसिटीज को किस तरह से ऐड करना, लेकिन ये आइडिया बिल्कुल नया था। वो कैसे? फॉर एग्जांपल, अ पर्सन ए मूविंग ऑन ट्रक, तो आपके पास ए ट्रक पे पर्सन ए मूव कर रहा है और उसकी जो स्पीड है वो 5 माइल पर आवर है, और ट्रक इट सेल्फ विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड 60 माइल पर आवर मूव कर रहा है। तो अगर वो पर्सन की स्पीड विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड देखी जाए, अम, तो आप इन दोनों वेलोसिटीज को ऐड करोगे और वो होगी 65 माइल्स पर आवर। तो इसको हम कहते हैं गलीलियो एडिशन, वेलोसिटी एडिशन रूल। तो आइंस्टाइन से पहले इसका कोई नाम नहीं था, बल्कि हम वेलोसिटी एडिशन रूल कहते थे हम इसे। तो ये जब आइंस्टाइन ने प्रपोज किया तो इसको इस वजह से डिस्टिंग्विश करने के लिए गलीलियो कहा जाता था। लेकिन आइंस्टाइन ने ये हमें बिलीव करने पे मौजूद हुआ कि अगर ये पर्सन नहीं, बल्कि यहाँ पे हमारे पास कोई सोर्स ऑफ लाइट है, ये लैंप है, और ये जो ऑब्जेक्ट है, तो जैसे जाहिर सी बात है, आप जैसे ही लैंप ऑन करोगे तो वो उसमें से जो लाइट निकलेगी वो अपनी स्पीड ऑफ लाइट से मूव करेगी। तो आइंस्टाइन ने बिलीव करने में मजबूर किया कि अगर आप इसे ग्राउंड से भी ऑब्जर्व करोगे, तो आप बेशक ग्राउंड से ऑब्जर्व करो, बेशक आप इस ट्रक से ऑब्जर्व करो, आपको स्पीड ऑफ लाइट बिल्कुल सेम लगी, वो है सी। तो आइंस्टाइन ने जो अपना वेलोसिटी एडिशन रूल दिया वो ये था, वी ए सी इज इक्वल टू वी ए बी प्लस वी बी सी, जो एग्जैक्टली नोमिनेटर में सेम है, वी ए बी प्लस वी बी सी। वी ए बी मतलब ए की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू बी जो कि ट्रक है, और वी बी सी बी की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू सी, और डिनोमिनेटर में है 1 प्लस वी ए बी वी बी सी ओवर सी स्क्वायर। ठीक है, अच्छा, ये जो रिजल्ट था आपको देता है कि आप बेशक ऑब्जर्व करें ग्राउंड से या फिर आप ट्रक से ऑब्जर्व करें, वेलोसिटी आपको सी मिलेगी। और अपने अंदर ये दूसरा गलीलो वेलोसिटी रूल को भी समोए हुए है। वो इस तरह से कि अगर आपके पास जो ऑब्जर्व करें लो वेलोसिटी, जैसे कि ये है 5 माइल पर आवर, 60 माइल पर आवर, या आप 1000 माइल पर आवर भी हैं, तो फिर भी आप जो वेलोसिटी एज कम्पेयर टू स्पीड ऑफ लाइट वो बहुत कम होगी। तो ये बिल्कुल जो नीचे वाली डिनोमिनेटर है वो बन जाएगा 1, और आपका ये जो फार्मूला एग्जैक्टली कन्वर्ट हो गया ग्रीलोज एडिशन वेलोसिटी रूल पे। अच्छा, और इफ ए वी ए बी इज इक्वल टू सी, तो अगर इवन दो आपके पास अम, जैसे मैंने आपको बताया ए बी, ये जो लैंप है विद रिस्पेक्ट टू बी, या फिर लाइट सोर्स है वो उसकी वेलोसिटी सी है, तो आप ग्राउंड से भी ऑब्जर्व करोगे कि उसकी वेलोसिटी आपके पास सी है, स्पीड ऑफ लाइट है। अच्छा, गलीलोज वेलोसिटी एडिशन कई अरसे से ये चला आता था और ये वैलिड साबित किया जाता था, साबित हो रहा था। उसकी वजह ये थी कि हमारे पास जो वो है जो ऑब्जर्वेशन थी वो इतनी फास्ट मूविंग आपके पास पार्टिकल्स नहीं थे, ना फिर आपके पास कोई
ट्रक कितनी फास्ट मूविंग था, जिससे आप रोज़मर्रा आपकी चीज़ों से वास्ता पड़ता था, वो स्पीड उनकी स्पीड ऑफ लाइट से बहुत ही कम थी। तभी आपका जो गलीलियोस एडिशन रूल था वो वैलिड साबित होता रहा। लेकिन जैसे आप इसको आइंस्टाइन ने इमेजिन किया कि ये आपके पास स्पीड ऑफ लाइट, अगर इसमें इन्वॉल्व की जाए और इसको लैंप यहाँ पे रखा जाए, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, तो ये जो है आपके पास गलीलियोस सही नहीं, बल्कि हमारे पास ये जो फार्मूला है एडिशन रूल, ये बिल्कुल सही देगा, तभी आपके पास कोई भी रेफरेंस फ्रेम होगा स्पीड ऑफ लाइट सेम होगा। स्पेशल रिलेटिविटी कंपेल्स अस टू अल्टर ओवर नोशंस ऑफ स्पेस एंड टाइम। ये तो सिर्फ ये इसकी फिलॉसफी की सिर्फ बात नहीं है, बल्कि ये एनर्जी मोमेंटम जो भी चीज़ें हैं, ये इसका जो आइंस्टाइन ने इन सब का जो नजर को देखने का नज़रिया था वो बिल्कुल बदल दिया। ठीक है, कि आपके पास ना सिर्फ ये चीज़ें मुख्तलिफ हैं देखने में, बल्कि जहाँ पे ये चीज़ें हैपन होती हैं, जहाँ पे सारे एक्सपेरिमेंट होते हैं, वो स्पेस टाइम, यानी कि आप इसको स्पेस टाइम को एक स्टेज, उस स्टेज पे जितना भी ड्रामा होता है, जो भी इवेंट्स होते हैं वो स्टेज पे होते हैं। तो स्पेस टाइम आपके पास एक पूरा एक स्टेज है, और उसने इस स्टेज को देखने का पूरा पूरा नज़रिया ही हम बदल दिया आइंस्टाइन ने। तो अब कुछ प्रॉब्लम देख लें इसी वाले से। एक प्रॉब्लम है 12.3, और उसमें बेसिकली हमने एरर देखना, और ये हमें वाकई बताया कि गलीलियोस रूल क्यों सही साबित होता आ रहा था इतने अरसे से। व्हाट इज द परसेंट एरर इंट्रोड्यूस व्हेन यू यूज गलीलियोस रूल इंस्टेड ऑफ आइंस्टाइंस विद वी ए बी इज इक्वल टू 5 माइल पर आवर एंड वी बी सी इज इक्वल टू 60 माइल पर आवर। ठीक है, तो इसका फर्स्ट प्रॉब्लम हम देखेंगे, और सेकंड ये है, सपोज यू could run at half the speed of light down the corridor of train going through quarters the speed of light, what would your speed be relative to the ground? तो हमने पहले तो ये सारे पैरामीटर्स लिए हैं वही रोज़मर्रा ज़िंदगी वाले, कि आपके पास एक जो पर्सन है 5 माइल पर आवर ट्रक में मूव हो रहा है, और दूसरा ट्रक आपके पास 60 माइल पर आवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड मूव हो रहा है। तो आप एडिशन करें with respect to by using Galileo's addition rule, और with respect to आप यूज़ करें आइंस्टाइन एडिशन रूल, तो दोनों में डिस्क्रिपेंसी एरर कैसे आएगा? तो ये देखें, ये गलीलो है, वी जी फॉर गलीलो, वी जी इज इक्वल टू वी ए बी प्लस वी बी सी, और आइंस्टाइन का फॉर्मूला हमें पता है, वी ई इज इक्वल टू वी ए बी प्लस वी बी सी ओवर 1 प्लस वी ए बी वी बी सी ओवर सी स्क्वायर। ठीक, तो वी ए बी प्लस वी बी सी की जगह पे मैंने वी जी पुट कर दी, ये वैल्यू, और अब मैंने इसको थोड़ा सा रीअरेंज किया है, इसको आप ऊपर की तरफ ले आए, तो ये वी जी इंटू दिस हो जाएगा। और अगर आप इस पर बायनॉमियल अप्लाई कर दें एक्सपेंशन, तो वी ई इज इक्वल टू वी जी 1 - वी ए बी सी ओवर सी स्क्वायर, सिर्फ एक टर्म लिया बायनॉमियल सीरीज में से। अब आप इसको ज़रा सा रीअरेंज करोगे तो आपके पास ये आ गया वी जी माइनस वी ई ओवर वी जी। तो ये हमारे पास ये है, दोनों की कंपैरिजन है, या फिर एरर देख लें, वी ए बी ओवर वी ए बी वी बी सी ओवर सी स्क्वायर। अब आप यही जो वैल्यूज़ हैं पुट करें आप, मैंने स्पीड ऑफ लाइट को माइल्स में कन्वर्ट कर दिया है, और तो माइल्स में है 6.7 मल्टीप्लाई 10⁻8 माइल्स पर आवर। इन वैल्यूज़ को पुट करें आप 560 डिवाइड बाय दिस, तो आपके पास सिर्फ एरर कितना आएगा, 6.7 मल्टीप्लाई 10⁻14 एरर सिर्फ आ रहा है। जबकि ये अब बहुत ही स्मॉल एरर है, तभी आपके पास जो गलीलियोस एडिशन रूल था, वेलोसिटी एडिशन रूल, वो इतने अरसे से सही साबित होता आ रहा था। और अब अगर यही जो स्पीड है, आप वो इमेजिन करें कि आपके पास आप मूव हो रहे हैं हाफ स्पीड ऑफ लाइट से, और ट्रक मूव हो रहा है 3/4 स्पीड ऑफ लाइट से, तो फिर आपके पास जो स्पीड आएगी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वो है 10/11 सी, 10 सी/11। तो ये अब आप अगर आप यूज़ करें इसमें, ये वैल्यूज़ फुट करें इस वाले में, ठीक है, तो आपको नज़र आएगा कि एरर अच्छा खासा है। इस वजह से जो गलीलियोस एडिशन रूल है इस पे अप्लाई नहीं हो सकता। यहाँ पे आइंस्टाइन एडिशन रूल खुल के आपको नज़र आएगा कि वो सही है। तो एक और प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम नंबर 12.4, एज द आउटलाज escape in their gateway car, which goes 3/4 C. The police officer fires a bullet from the pursued car, which only goes 1/2 C. ठीक, the measure velocity of the bullet relative to the gun is 1/3 C। तो आपके पास जो कार की वेलोसिटी है इस पुलिस वाले की, वो हाफ स्पीड ऑफ लाइट है, और जो गन की वेलोसिटी है विद रिस्पेक्ट टू मजल,
वो है c over 3. Does the bullet reach the its target according to Galileo's according to Einstein? तो ये जो कार है वो 3/4 सी मूव हो रही है, 3c/4, ये वाली कार, ठीक है। और जो है पुलिस वाले की कार है हाफ स्पीड ऑफ लाइट से, वो जो वो यहाँ से बुलेट शूट करेगा वो है c/3 है। तो अगर आप गलीलियोस एडिशन रूल यूज़ करते हैं तो क्या आप ये बताएं कि ये जो बुलेट है किस कार तक पहुंच जाएगी, या फिर अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन, क्या आइंस्टाइन क्या कहता है कि ये जो आपके पास बुलेट है ये कार तक पहुंचेगी या नहीं पहुंचेगी। तो पहले देख लेते हैं गलीलियोस। तो गलीलियोस के केस में हमने सिर्फ दोनों को ऐड करना है, तो 5c/6 हो गया। तो अगर आप 2 मल्टीप्लाई कर दें ऊपर नीचे तो 10c/12 आ जाएगा, जो आपके आपके पास बुलेट की वेलोसिटी है। और जो गेट वे कार है जो आगे मूव हो रही है, तो इसको मैंने कन्वर्ट किया इसमें 3/c, यानी कि ऊपर नीचे मैंने 3 मल्टीप्लाई कर दिया तो 9c/12 आ गया। ये है हमारे पास गेटवे कार। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बुलेट की जो वेलोसिटी है वो ग्रेटर देन गेटवे कार है। तो इसका मतलब ये है कि बुलेट डज रीच द टारगेट, कि बुलेट जो है वो टारगेट को पहुंच जाएगी, ठीक है। जो पुलिस वाले की बुलेट है वो गेटवे कार तक पहुंच जाएगी। तो सेकंड आपके पास आइंस्टाइन का हमने एडिशन रूल यूज़ करना है। तो आपके पास ऊपर आ गई पुलिस वाले कार की स्पीड, ये बुलेट की स्पीड, नीचे 1+1/2 1/3 सी स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे भी सी स्क्वायर हो जाएगा, सी स्क्वायर से कैंसिल आउट हो गया। ये इसका आप इसको थोड़ा सा मैनिपुलेट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 5c/7। और आप इसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से, तो 20c/28 इज इक्वल टू वी बी। तो बुलेट की स्पीड आपके पास ये है। गेट में भी मैंने यही किया है कि ऊपर नीचे मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 7 से, ताकि इन दोनों फैक्टर्स को आसानी से कंपेयर किया जा सके। तो ये बन गई 21c/28। तो यहाँ से आप देखेंगे कि गेटवे की जो स्पीड है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द बुलेट। तो आइंस्टाइन के मुताबिक बुलेट कार को गेटवे कार को रीच नहीं करेगी, ठीक। तो ये दो एग्जांपल से आप वाज़े तौर पे देख रहे हैं कि एडिशन रूल जो हैं गलीलियोस के और जो आइंस्टाइन के हैं वो मुख्तलिफ आपको रिजल्ट्स दे रहे हैं। कि जब आपके पास ऑब्जेक्ट एज की स्पीड एज कम्पेयर टू स्पीड ऑफ लाइट हो, और आपको बिल्कुल सेम रिजल्ट देते हैं जब आपके पास वो ऑब्जेक्ट की स्पीड्स हों जो रोज़मर्रा ज़िंदगी में हम यूज़ करते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम ज्योमेट्रिकल कॉन्सिक्वेंसेस देखेंगे इसके आइंस्टाइन पास्टुलेट्स के, फिर उसके बाद हम देखेंगे कि एडिशन रूल्स क्या हैं।